हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल साइंस पाठशाला। एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप भी 12th क्लास का कर रहे हैं प्रिपरेशन, या फिर नीट का, या फिर जेई मेंस का, या फिर किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जहां पर आपको केमिस्ट्री वहां पर यूज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सीयूटी का एग्जाम भी तैयार कर रहे हैं, या फिर आप एनसीईटी का, जी हाँ साथियों, एनसीईटी का अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, केमिस्ट्री के इस चैप्टर से आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट या जेईई मेंस में आपको देखने को मिल जाता है कि आपको अमाइंस गिवन होते हैं। जी हाँ साथियों, अमाइंस गिवन होते हैं आपको, और इसमें आपसे बोलते हैं कि इसको अरेंज कीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि ये जो अमाइंस आपको दिया हुआ है उसको उसके बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम और साथ ही साथ नीट एग्जाम या फिर जेईई मेंस एग्जाम के अंदर जो है ना, ये आपको क्वेश्चन जो आने वाला है। तो इन सभी एग्जाम की अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन और आपके जो है सामने ये वीडियो आ गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा। आप इसको कंप्लीट करने के बाद में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से सीख जाएंगे। आइए जानते हैं क्यों और किस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आपको यूज करने होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेश्चनों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। और मैं करता हूं शुरुआत आपके अच्छे कामनाओं के साथ। ये जो आपको केमिकल रिएक्शन है एनसीईआरटी में, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो अमाइन होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। यानी कि सपोज दैट अगर मेरे पास सी है, कार्बन है, और वो NH2 ग्रुप से अटैच है, यानी कि आप सभी जानते हैं ये हमारे पास क्या बताओ, अमोनिया है। अमोनिया का डेरिवेटिव जो हमारा होता है वो अमाइन होता है। यानी कि 1 डिग्री हो गया। अगर इस N पर कितने दो कार्बन अटैच हो जाए, दो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो आप इसे बोलते हो 2 डिग्री। और यदि इसी अमाइन में N जो होता है वो 3 कार्बन एटम से अटैच हो जाए डायरेक्टली, तो आप लोग इसे कहते हो 3 डिग्री अमाइन। जी हाँ साथियों, यहां पर वही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमारे पास जो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी होता है अमाइन होता है। आइए जानते हैं बेसिक नेचर में, हम लोग देखते क्या है। देखो, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस है। हम सभी जानते हैं कि जो NH3 होता है, अमोनिया, उसके पास लोन पेयर होता है, और अमोनिया का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है हमारा अमाइन। तो अमाइन जो होता है बेसिक होता है नेचर में, रिएक्ट करता है एसिड के साथ और सॉल्ट फॉर्म करता है। जी हाँ साथियों, अमाइन बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि अमाइन जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में और सॉल्ट फॉर्म करता है। तो आपको पहले तो ये एनसीईआरटी जो लाइन है वो यहाँ पर माइंड में रखना है। एनसीईआरटी की ये लाइन आपको भूलना नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो हमारे पास कोई हैलाइड का एसिड है, यानी HX है, वो अमाइन से रिएक्शन करने के बाद में आपको अमोनियम सॉल्ट देता है। और जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं, अगर HCl हो गया, मान लो कोई एसिड है हमारे पास HCl, अगर इससे कोई एक सब्सटेंस X रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है ना, सॉल्ट फॉर्म करता है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इसको है ना, आप इसको बेस ही तो बोलेंगे, क्योंकि एसिड के साथ में अगर कोई सब्सटेंस X रिएक्ट कर रहा है और वो आपको सॉल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये 100% है कि ये जो सब्सटेंस X है ये हमारा बेस होगा। ठीक है, तो अमोनिया क्योंकि सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, या फिर अमोनियम का जो हैलाइड होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, सॉरी, अमाइन होता है। ठीक है, ये वो हमारा सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, तो अमाइन जो होगा हमारा वो बेस होगा। फॉर एग्जांपल, आपको यहां पर देखना होगा कि मेरे पास एनिलीन है, क्या बताओ, ये मेरे पास है, हाँ ये मेरे पास है एनिलीन। अगर HCl से रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर हमारे पास एनिलीनियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म कर रहा है, यानी हम इसको बोलेंगे कि ये भाई साहब बेस है। ठीक है ना, आप यहां पे देख सकते हैं कि RX हो गया अल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास जो है पर एनिलीन, यानी कि 1 डिग्री अमाइन से कर रहा है रिएक्शन, ये हमारा बन रहा है 2 डिग्री, और 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, और ये क्वाटरनरी, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, एक सॉल्ट बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहां भी फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप इस सॉल्ट को किसी ऐसे बेस के साथ
करते हो रिएक्ट, अगर ये अमोनियम सॉल्ट किसी बेस के साथ करता है रिएक्शन, तो ये आपको वापस क्या कर देगा, हाँ साथियों, अमाइन आपको वापस ये देगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास NaX सॉल्ट वापस मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि अमोनियम का अगर हम लोग करते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, जब आप प्रिपरेशन पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है कि अमाइन के साथ में क्या होता है कि अमोनोलाइसिस हम लोग करते हैं तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये जो मिक्सचर मिलता है आपको अमाइन का, वो आपको मिलता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बेस में डाल देंगे तो आपको वापस जो है वो अमाइन मिलता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उसका जो रिएक्शन का जो हमारा वो होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका, अमाइन का विद हैलाइड, तो वो RI यानी कि एल्काइल है, आयोडाइड के साथ सबसे फास्ट होता है, उससे जो लो होता है स्लो, वो R Br के साथ होता है, और RCl के साथ में सबसे स्लो होता है, ठीक है ना। रिएक्शन किसका, एल्काइल हैलाइड के साथ में अमोनिया का, यानी कि अमोनोलाइसिस है। फिलहाल आपको यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अमोनियम होता है यानी कि एमाइन होता है आपका, ये आपका बेसिक होता है नेचर में, वो यहाँ से प्रूव होता है क्योंकि वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आपको इसके बेसिक स्ट्रेंथ को और अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि लुईस बेस हमारा होता है। लुईस बेस कौन होता है, जो लॉन पेयर डोनर होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या बोलता है, लॉन पेयर डोनर अ रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। अभी आपने देख लिया कि मिनरल एसिड के साथ में जब अमाइन करता है रिएक्शन तो सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है ना। ये सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। हमारे पास क्या होता है, अमाइन हैव। अब आपको यहां से एक लाइन ना, वो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। अमाइन हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे। देखो सपोज हमारे पास ये R है और यहाँ पर N है, इसके पास एक लॉन पेयर होता है ना, है? तो ये लॉन पेयर जो होता है इसी एटम के ऊपर होता है, किसमें, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लॉन पेयर। ये बिहेव करता है एज ए लुईस बेस, ठीक है ना। हाँ, ये लुईस बेस के जैसे बिहेव करता है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस कैन बी बेटर अंडरस्टैंड इन टर्म ऑफ Kb एंड Pkb वैल्यूज। देखो अब Pkb वैल्यूज या Kb वैल्यू आपको लिखना आना चाहिए। जब आप लोग करते हो इसको वाटर में रिएक्शन, यानी कि अगर आप किसी भी अमाइन को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको देखने को मिलता है इस प्रकार का एक सॉल्ट, अमोनियम और साथ में हाइड्रोक्साइड। जब आप इसका क्या लिखते हो, Kb लिखते हो, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, इसका ऊपर लिखा जाएगा है ना कंसंट्रेशन, और नीचे लिखा जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब हमने वाटर, क्योंकि प्योर फॉर्म में होगा तो हम इस वाटर को रिएक्टेंट की तरफ ले आते हैं, ठीक है ना, और हम इसको मिला करके ही बोल देते हैं साथियों Kb। यानी कि यहाँ पर Kb हो गया ना, Kb इक्वल टू आपका ये बनता है, जब हम इस वाटर मोलिक्यूल के इसके डिनोमिनेटर से यहां ले आते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था विद वाटर कंसंट्रेशन, हम उसे बोलते हैं Kb यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। और जब आप इसका लॉग लेंगे, बोथ साइड में लॉग लेंगे, तो लॉग Kb को हम लोग बोलते हैं Pkb, ठीक है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जितना ज्यादा वैल्यू, आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, जितना ज्यादा वैल्यू Kb का होगा उतना ही कम वैल्यू उसके Pkb वैल्यू की होती है, ठीक है ना। यानी Pkb जो वैल्यू होगा वो Kb का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां आपको ध्यान ये रखना है कि Pkb वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द बेस, ठीक है ना। द Pkb वैल्यू ऑफ फ्यू अमाइंस आर गिवन, यानी आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, स्मॉलर द Pkb वैल्यू। देखो सुनो, बेसिक नेचर आपको ना ये Pkb वैल्यू से हमें पता चलता है। पहला रीजन देखो ध्यान से, Pkb वैल्यू होगा जितना ज्यादा होगा अमाइन का जो बेसिक होगा, बेसिक करेक्टर जो इसका होगा है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाँ Pkb वैल्यू। जितना Pkb वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही बेस कम होगा, जितना Pkb वैल्यू कम होगा उतना ही बेस अच्छा होगा। यहां आपको ध्यान देना है। और Kb वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो बेसिक नेचर होता है, ठीक है ना, बेसिक नेचर जो होता है वो Kb वैल्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साथियों, और Pkb वैल्यू के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा Kb वैल्यू होगा उतना ही अच्छा बेस होगा, और जितना कम Pkb वैल्यू होगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करके रखना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अब सुनो, Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया, देखो
अमोनिया का पीके वैल्यू कितना है 4.75 है, ठीक है। एलिफेटिक अमाइन का जो होगा स्ट्रॉन्गर बेस होता है देन अमोनिया ड्यू टू हाई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, देयर पीके वैल्यू इन लाई रेंज 3 to 4। ठीक है, आपको ना यहां मत देखो, आप यहां देखो, आ जाओ, आप आ जाओ इस टेबल पर। अभी आपको हमने समझाया क्या कि जो पीकेबी वैल्यू होगा वो इनवर्सली वो क्या होगा, हाँ, जो बेसिक नेचर होगा, ठीक है ना, बेसिक नेचर होगा इसका, बेसिक जो इसका नेचर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीकेबी वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब सुन ध्यान से देख, पीके वैल्यू जो होगा यहां आपको देखना होगा सबसे कम किसका है 3.38 और 3.27, ठीक है ना। अमोनिया देखो इसमें मीथेन अमाइन हो गया, अमोनिया का इसमें इन्होंने पीके वैल्यू यहां नहीं दिया हुआ है ना, अमोनिया का पीके वैल्यू आपको यहां देखने को मिलेगा 4.75, ठीक है ना। पीकेबी देखो, पीकेबी वैल्यू ऑफ NH3 वो कितना होता है, वो होता है 4.75, ठीक है ना। और जो पीकेबी वैल्यू हमारे पास होता है किसका, ऑफ CH3NH2 का, देखो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया और ये आपका हो गया अमोनिया। अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है, इसका जो पीके वैल्यू कितना है, इसका है 3.38। देखो पीके वैल्यू ऑफ NH2 कितना हो गया बताओ। अब पीके वैल्यू क्या है, अमोनिया का इतना है और एन और मीथेन अमाइन का जो वो इतना है, तो कौन सा मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा इसमें से ये, तो क्या होगा CH3NH2 मोर बेसिक होगा, बताओ किससे, NH3 से, है ना, मोर बेसिक होगा। क्यों होगा, अब ये बात आपको यहां पर ध्यान से सुनना है। देखो NH3 के पास केवल एक लोन पेयर है, उसकी वजह से वो बेसिक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, NH2 के अंदर ये जो मिथाइल ग्रुप होता है साथियों, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम इसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो आपका ये होता है वो इस नाइट्रोजन एटम की ओर जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी ओर क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप जो है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए क्या होगा, NH2 जो होगा वो अमोनिया से, यानी जो अमाइन होगा, मीथेन अमाइन होगा, वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है नेचर में, और इसीलिए इसकी जो पीके वैल्यू होती है मीथेन अमाइन की वो कम होगी अमोनिया से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से देखना होगा। देखो अगर मान लो यहाँ पर NH2 है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है CH3 है, अगर इसके पास मान लो एक और CH3 आ गया, मतलब दो जुड़ गया इसके ऊपर, ठीक है ना, तो ये ज्यादा बेसिक होगा नेचर में, क्योंकि इस N एटम पे जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले टोटल कितने हैं, दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। और अगर मैं टर्सरी की बात करूं, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, और अगर यहाँ पर मैं 3 डिग्री अमाइन की करूं बात, तो 3 डिग्री अमाइन के अंदर क्या होगा साथियों, कि यहां देखो आपको 3 मीथेन अमाइन जो है ना यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो क्या हुआ, एक हमारे पास कौन था, अमोनिया, तो अमोनिया मीथेन अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी मीथेन अमाइन, और यहाँ पर क्या हो गया टर्सरी अमाइन। इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक जो आपका होगा साथियों वो कौन होगा, 3 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ना पीकेबी वैल्यू के बेस पर आप लोग कह सकते हो कि कौन ज्यादा बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। पहला आपको जो कंडीशन याद रखना है वो पीकेबी वैल्यू पर बेस रखना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मान लो पीकेबी वैल्यू दिया हुआ है तो पीकेबी वैल्यू के बिहाफ पर आप लोग कह सकते हो कि जिसका पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगा वो उतना बेसिक होगा नेचर में, ठीक है, ज्यादा। अब आते हैं आगे, अगर आपको पीके वैल्यू गिवन नहीं है, अगर आपको पीके वैल्यू नहीं है दिया हुआ, तो फिर आप लोग यहां पर दो कंसीडर और कर सकते हो। सुनो पीके, तो यहां पर एक बात बोलता है, बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। देखो अब जो बेसिक नेचर होता है अमाइन का वो उसके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि वो स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ठीक है। ओनली पीकेबी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, और भी ऐसे फैक्टर हैं जहां पर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर बेसिक नेचर ऑफ एन
amine depends upon the ease of formation of cation by accepting a proton from the acid। जो अमाइन आपका होता है, आप पहले अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया जो अच्छे से प्रोटॉन को H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या लोन पेयर देना ही पड़ेगा इसको, और ये फॉर्म कर लेगा अमोनियम आयन, ठीक है ना। ये इस टाइप से अमोनियम, तो जो एक अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना, वो हमारा एक अच्छा बेस होता है और वो कैटायन फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। सुनो, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, द मोर स्टेबल जो होगा आपका, मोर स्टेबल कैटायन इज रिलेटिव टू द अमाइन मोर बेसिक इन द अमाइन, ठीक है ना। मोर बेसिक अमाइन होगा जो जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएगा, ठीक है ना। अभी आपने पी के वैल्यू देखा, अब आप एक ये नेचर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि हमारे पास एक तो होगा एल्केन अमाइन और एक हमारे पास होगा अमोनिया। जी हाँ साथियों, मेरे पास यहाँ पर क्या देखो, RNH2, हम इसको बोलेंगे एल्केन अमाइन, है ना, एल्केन अमाइन बोलते हैं। और एक मेरे पास क्या होता है अमोनिया NH3, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो एक बढ़िया प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होगा? सुनो देखो यहाँ पर क्या बोलता है, अगर आपको ये सीखना है तो आपको यहाँ एल्केन अमाइन और अमोनिया के साथ में आपको प्रोटॉन कंपेयर की बेसिसिटी जो है ना वो सीखना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, बताओ, एल्केन अमाइन। इसके पास क्या बताओ, दो लोन पेयर है ना। ये दो लोन पेयर जो होगा प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर अमोनियम, ठीक है ना। अमोनियम आयन फॉर्म ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या, ये है अमोनिया, यहां पर कौन था, यहां पर था एल्केन अमाइन, और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। कौन? ये एल्केन अमाइन। ये तो सबसे जल्दी कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा? अब आप आपको ना, यहाँ आपको एक बात ध्यान से सोचना है। अभी मैं आपको ना समझा रहा था, अभी मैं आपको समझा रहा था कि ये जो R होता है ये इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। अब क्या होगा, एल्केन अमाइन में R ग्रुप क्या करेगा, इस नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को करेगा पुश, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। तो जो बाहर से आने वाला प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, इस पर इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो ज्यादा बढ़ने वाली है भविष्य में, इसकी वजह से, ठीक है। और जो मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया, अब देखो इसके पास जो खुद का लोन पेयर है वो तो है, जो बाहर से प्रोटॉन आ रहा है वो देख रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, चलो चलते हैं। लेकिन फ्यूचर में इसके पास तो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ये उसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। देखो अब यहाँ पर कौन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस H को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तब ये अमोनियम फॉर्म होगा। तो ये जो अमोनियम फॉर्म होगा तो यहाँ पर NH4 प्लस बनेगा। तो ये जो प्लस आयन बना है उसको स्टेबलाइज करने के लिए पीछे से कोई भी ग्रुप नहीं है। और यहां पर क्या देखो, अगर ये बनेगा तो NH3 प्लस बन गया, लेकिन यहां पर पीछे से R ग्रुप जो सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है ना। तो सपोर्टर यहां पर है पीछे से, तो ये ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा, तो ये मोर बेसिक होगा, ठीक है। किससे? अमोनिया के कंपैरिजन में यहां पर बना कैटायन लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं है तुम्हारा अमोनिया भाई साहब, ठीक है ना, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो हमारा एल्केन अमाइन होता है वो मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू अमोनियम आयन, ठीक है, क्योंकि स्टेबल होते हैं ज्यादा एल्केन अमाइन का कैटायन, ठीक है ना। ये तो आपको यहां से सीखना था, आपने सीख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब तो यहाँ पर ना वही चीज लिखा हुआ है पूरे पैरा में कि आपको एनसीईआरटी लाइन आपको जरूर पढ़ना चाहिए, आपको एनसीईआरटी लाइन जरूर पढ़ना चाहिए। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, अभी आपने देखा ना आर ग्रुप पुशेस electrons towards nitrogen and thus make unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid। एसिड से जो आने वाला प्रोटॉन है उसको अच्छे से क्या हो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर में मिले, अवेलेबिलिटी उसकी अच्छी हो, उसके लिए आर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ पुश करता है, तो इजीली क्या होता है वो दे पाता है, ठीक है ना। मोर ओवर the substituted ammonium ion formed from the amine get stabilized due to dispersal of positive charge by the I effect of the alkyl
ग्रुप, ये इसी लाइन को उसने बोला यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहा है ना, उसको प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, किससे, इसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा कैटायन, ठीक है ना, और ये आपका मोर होगा बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोलता है आगे कि हेंस एल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ठीक है ना। तो एल्काइल अमाइन जो होता है एक अच्छा बेस होता है अमोनिया के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे बोलते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। देखो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, यानी सपोज करो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक अमोनिया हो गया, एक मेरे पास कौन हो गया, मीथेन अमाइन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। एक मेरे पास कौन हो गया, देखो सी एच, यहाँ पर CH3 और यहाँ क्या हो गया CH3, और यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा कौन हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, अमोनिया हो गया। और ये हमारा कौन हो गया, मीथेन अमाइन हो गया, है ना, मीथेन अमाइन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एन मिथाइल, ठीक है ना, और मीथेन अमाइन हो गया ना। ये चीज आपको ध्यान थोड़ी सी रखने का, मीथेन अमाइन हो गया, ठीक है ना। ये आपका N, डाई मिथाइल अमाइन हो गया, ठीक है ना, मीथेन अमाइन है ना, मीथेन अमाइन हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि जितना ज्यादा R ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा उतना ही क्या होगी, इसकी बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर मान लो क्या है, CH3, यहाँ पर कौन है CH3, यहाँ पर कौन है CH3 है, तो यहाँ पर तीन हमारे पास कौन है बताओ, मिथाइल ग्रुप है। तो जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा नाइट्रोजन एटम पर, वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। लेकिन ये ओनली कहां पर होगा बताओ, गैसेस स्टेट में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात बोलेगा गैसेस स्टेट में, तो आपको यहाँ पर एक चीज ये ना ध्यान रखना है, एल्काइल अमाइन होगा मोर बेस किससे, अमोनिया से, लेकिन जो होगा इन द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन, देखो ये आपको ध्यान रखना है, शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगी, अमाइन की जो बेसिक नेचर है ना, वो स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके एक नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नाइट्रोजन की ओर, और एसिड से आने वाले जो प्रोटॉन होते हैं उसे वो मोर स्टेबल करता है, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है फॉर प्रोटॉन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आगे इसमें आता है दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन द गैसियस फेज। ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको मैंने अभी ट्रेंड समझाया ना साथियों, वो गैसियस फेज के लिए ही वैलिड है केवल, ठीक है ना। गैसियस फेज आपको बोल देगा वो, ठीक है ना, गैसियस फेज, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन गैसियस फेज फॉलोज एक्सेप्टेड ऑर्डर, ठीक है ना। टर्सरी अमाइन जो होगा सबसे ज्यादा, देखो टर्सरी अमाइन आपका ये होगा, ठीक है ना, सेकेंडरी अमाइन आपका ये होगा, प्राइमरी अमाइन आपका ये होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। तो जो अमोनिया भाई साहब है वो कम है, ठीक है ना, क्या, हाँ बेसिक। तो टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी अमाइन जो होगा वो उससे कम होगा, प्राइमरी और अमोनिया सबसे कम होगा। द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन एक्वस स्टेट एविडेंट बाय द पीके वैल्यू गिवन इन टेबल 9.3, ठीक है। अभी मैंने आपको पीके वैल्यू दिखा दिया। अब सुनो, एक्वस स्टेट में ये ट्रेंड नहीं होता, गैसियस फेस में आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट फ्लो होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्वस फेस यानी कि वाटर में अगर डिजोल्व कर दिया गया है, तब जो उसकी पीके भी वैल्यू है वो इरेगुलर हो जाता है, यानी कि फिर वो उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इन द एक्वस फेस में क्या होगा, द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम cation get stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl group but also by solvation with water molecule। देखो जितना ज्यादा R ग्रुप इंक्रीज होता जाता है अमाइन पे, उसका जो सोल्वेशन है ना वो कम होता जाएगा। खैर प्लस आई इफेक्ट, देखो R ग्रुप जुड़ने से प्लस आई इफेक्ट तो बढ़ता है, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट तो बढ़ता है, यहाँ पर दो है प्लस आई इफेक्ट। ये ये CH3 क्या करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। कभी तुम ये सोच के बैठ जाओ कि प्लस आई इफेक्ट होता क्या है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, CH3 द्वारा इलेक्ट्रॉन को पुश करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब जो एल्काइल अमाइन है उसमें क्या हो रहा है, देखो R ग्रुप बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन R ग्रुप एक काम और करता है
जो इसकी बेसिक नेचर को घटा देता है वाटर में। ये सॉल्वेशन को कम करता है, ठीक है ना, ये सॉल्वेशन को कम करता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्वेशन को भी हमें ध्यान में रखना होता है। क्या यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि एल्काइल द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम cation get stabilized not only by electron releasing effect of alkyl group but also by solvation with water molecule. The greater size of ion लेजर विल बी द सॉल्वेशन, देखा ना, जितना ज्यादा इसके पास CH3 रहेगा वो उतना ही डिजोल्व पानी में कम होता है, क्योंकि R ग्रुप जो होता है ना उसको डिजोल्व होने से रोकता है साथियों। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो अब यहां पर क्या है, ये आपका है क्या, हाँ ये आपका है R और 1 डिग्री अमाइन। देखो ध्यान से यहाँ सुनो, मैं कहां करूं एक्सप्लेन। देखो अगर 1 डिग्री अमाइन रहेगा, पहले बात करते हैं किसकी, अमोनिया की, NH3। इसके पास बताओ कितने, इसके पास है 3H, ठीक है, इसके पास 3H है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब डिसॉल्व होगा तो H बॉन्डिंग करने के लिए क्या होगा, 3H यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है ना, 3H। अगर हमारे पास 2 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा बताओ, 1 डिग्री बात करते हैं पहले, RnH2 यानी इसके पास केवल 2 ही H है, तो OH2 ये क्या होगा, इससे बॉन्डिंग कर सकता है ना, ऐसे। देखो जब अमोनिया था, ये कौन बताओ, अमोनिया है, जब ये अमोनिया है तो अमोनिया के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है 3 को ये एक्सेप्ट कर रहा है, 3H बॉन्ड बन रहा है इसमें। देखो जब ये 1 डिग्री अमीन है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल 1 ही, मतलब 2 ही बॉन्ड जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। किसका बताओ, हाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वाटर के साथ में। लेकिन जब ये 2 डिग्री हो जाएगा साथियों तो यहाँ N पे क्या होगा बताओ, N पे 2 R होगा, तो यहाँ पर केवल 1 ही H रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब ये 3 डिग्री हो जाएगा, है ना, यहाँ भी R लग गया, यहाँ भी R लग गया, 3 हो गया। अब जो इसके पास लॉन पेयर बचेगा केवल उसी के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो कि मुश्किल होगा। तो जितना ज्यादा डिग्री होगा एमीन उतना ही कम बेस होगा, लेकिन कब, एक्वस स्टेट में, क्योंकि सॉल्वेशन घट जाता है उसका। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं आपको समझा रहा था इस लाइन को कि देखो ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, तो यहां पर क्या हो रहा है बताओ, हाँ यहाँ पर 3 OH है। ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है तो यहाँ पर कितने हैं, केवल 2 ही वाटर मॉलिक्यूल है। ये हमारा 3 डिग्री अमाइन है तो यहाँ पर केवल 1 ही वाटर मॉलिक्यूल है। तो एक्वस स्टेट में आपको ना ये चीज यहाँ पे याद करना होगा, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट अमोनियम, स्ट्रॉन्गर शुड बी द करस्पॉन्डिंग अमाइन एज ए बेस। अच्छा ये ना आपको ना, 1 मिनट हो जाओ, हाँ ठीक है 1 मिनट हो जाओ इसमें। देखो हाँ ये बात मैं आपको भी समझा था ना, तो आपको एक्वस स्टेट एनसीईआरटी में इतना खुल के लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्वस स्टेट में सबसे अच्छा बेस कौन होगा बताओ, 1 डिग्री अमाइन, और 2 डिग्री उससे कम होगा, 3 डिग्री उससे भी कम होगा। लेकिन अगर गैसियस फेस में है तो ये ट्रेंड हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है लाइन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार क्या बोलता है, प्राइमरी अमाइन, सुनो यहाँ पर क्या बोलता है, greater is the stability of the substituted ammonium cation, stronger should be the corresponding amine as a base, ठीक है। Thus the order of basicity of aliphatic amine should be primary। देखो अब यहाँ उल्टा हो गया, ये आपको एक्वस फेज में बता रहा है, प्राइमरी सबसे ज्यादा बेस होगा, सेकेंडरी उससे कम होगा, टर्सरी उससे भी कम होगा। तो ये जो आपको लाइन ध्यान रखनी है, ये केवल किस लिए, इन एक्वस फेस, ठीक है ना, एक्वस फेस में, इन एक्वस फेस में जो होता है ना वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, विच इज अपोजिट टू द इंडक्टिव बेस्ड ऑर्डर, ठीक है ना। यानी कि जो अभी हम लोग गैसेस फेस में देख रहे थे ये जस्ट उसका उल्टा होता है मेरे भाई। सेकेंडली व्हेन एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, देखो जब एल्काइल ग्रुप CH3 ना, जैसे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास इसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप छोटा है, CH3 है, यानी कि मिथाइल ग्रुप है इसमें, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू H बॉन्डिंग। देखो अभी आपको ना मैं समझा रहा था कि जब मेरे पास 1 डिग्री होगा तो
R एक ही होगा इसमें, तो O H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल जो आकर के आएगा सॉल्वेशन के लिए उसको ज्यादा जगह मिलेगा H से बॉन्डिंग के लिए। लेकिन जब ये 3 डिग्री भाई साहब हो जाते हैं ना, तो ये जो होंगे आपके ये स्टेर जो स्टेरिक हिंड्रेंस एक रुकावट पैदा करता है आने वाले वाटर मॉलिक्यूल को इस H के साथ में बॉन्डिंग बनाने से, ठीक है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जो N के चारों तरफ R ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा, मिथाइल है छोटा है, C2H5 ग्रुप बड़ा हो जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो बेसिक नेचर है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। बढ़ते आगे, तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है आपसे, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू H बॉन्डिंग, कब, जब भी आपके पास CH3 छोटा ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इज बिगर, अगर एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, बिगर हो गया, देन CH3 ग्रुप देयर विल be steric hindrance to H bonding, therefore the change of nature of alkyl group, example देखो CH3 to CH2, अगर ये आपने इससे अगर इसको कर दोगे मिथाइल की जगह आप अगर इथाइल करते हो ऐड, तो रिजल्ट में क्या होगा, उसके बेसिक नेचर में भी चेंज आएगा, ठीक है ना। ठीक है, दस देयर इज सुटेबल यानी कि देयर इज सबटिल इंटरप्ले ऑफ द इंडक्टिव effect, solvation effect and steric hindrance of alkyl group which decide the basic strength of alkyl group in the aqueous state। यानी aqueous state में आपको दो चीज देखनी होती है, एक तो steric hindrance और दूसरा आपको देखना होता है क्या, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि सॉल्वेशन इफेक्ट और steric hindrance आपको दोनों ही चीजें देखनी होगी। द order of basicity strength in case of methyl substituted amine and ethyl substituted amine in aqueous solution is therefore, देखो अब सुनो, देखो यहाँ पर क्या है, इसमें जितने भी है सब कौन है बताओ, इथाइल है, इसमें कौन है बताओ, इसमें इथाइल अमाइन है ना, इथाइल अमाइन जो है मेरे पास ये है, और यहाँ पर कौन है बताओ, यहाँ मेरे पास में है मिथाइल अमाइन, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, मिथाइल अमाइन ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों, कि अगर इथाइल अमाइन को अगर आप लोग उसके बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे अरेंज, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री ज्यादा क्या है, 2 डिग्री जो मोर बेसिक हो जाएगा किससे, 3 डिग्री से। लेकिन अगर आप लोग इथाइल की जगह मिथाइल लेंगे तो आपको देखो 2 डिग्री मोर, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री, है ना, फिर अमोनिया। लेकिन अगर आप इथाइल लेंगे तो 3 डिग्री को पहले रखेंगे किससे, 1 डिग्री से, और अगर आप मिथाइल लेंगे तो 1 डिग्री रखेंगे पहले किससे, 3 डिग्री से। ऐसा क्यों होता है, जब ये 1 डिग्री रहेगा तो ज्यादा सोल्वेशन इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, टर्सरी में ज्यादा CH3 होगा तो सोल्वेशन इफेक्ट वहां पर डोमिनेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों ने ये जो एग्जांपल है ये आपको याद रखना चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे हम लोग, और यहां मेरे पास में आता है क्या, अराइल अमाइन। तो अभी आपने क्या देखा, एलिफेटिक अमाइन देखा है ना, और आपने क्या देखा, अराइल अमाइन देखा, सॉरी एक्वस और गैसेस स्टेट में, तो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, वो बातें आपको वहां पर ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है हमारे पास में एलिफेटिक के बाद में अराइल अमाइन, यानी कि एनिलीन हो गया, सपोज करो ये एक हो गया अमोनिया, दोनों में कौन होगा बेसिक, सिंपल बोल दूं मैं आपको, देखो क्योंकि एनिलीन के अंदर क्या होता है बताओ, रेजोनेंस होता है, सब जानते हैं। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि जो अमोनिया होता है इसके पास जो लोन पेयर होते हैं, ये जितना इजीली किसी H+ आयन को डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा बेस होगा। एनिलीन वाले केस में क्या होता है कि यहाँ जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पहुंच जाते हैं भाई साहब, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में जब ये जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है पेयर वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर अवेलेबल ही नहीं रहता है फॉर प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए जब इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल भी नहीं रहेगा तो अच्छा बेस कैसे बनेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं एनिलीन जो होता है एक अच्छा बेस नहीं होता, अमोनिया अच्छा बेस होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एनिलीन और अदर अराइल अमाइन द NH2 group is attached directly to the benzene ring, it result in the unshared electron pair on nitrogen atom to be in conjugation with the benzene ring and thus making it less available protonation, है ना। प्रोटोनेशन के लिए क्या करता है, ये लेस अवेलेबल बना देता है फॉर प्रोटोनेशन, ठीक है। इफ यू राइट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन यू विल फाइंड दैट एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ना, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, प्लस आ गया, प्रोटॉन यहाँ पर गैस है ना, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर गया शेयरिंग में, तो क्या हुआ,
इसके पास प्रोटॉन रहेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है साथियों कि हम लोग ये देखते हैं, एक हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि वी नो दैट ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अच्छी बात है। thus यू कैन इन्फर दैट एनालिन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबल हो जाएगा किससे? एनालिन से। हेंस प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी और द बेसिक नेचर ऑफ एनालिन और अदर एरोमेटिक अमाइन वुड बी लेस देन अमोनिया। अमोनिया से कम, अमोनिया से कम हो जाएगा ये बेसिक, ठीक है ना। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनालिन इट इज ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रोलिजिंग ग्रुप लाइक देखो भाई OCH3 हो गया ना, मिथॉक्सी हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, अगर ये एनालिन पर अटैच है तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, सब अब आप सभी जानते हैं, NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है ना, और हमारे पास SO3H ग्रुप हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इंक्रीज करता है किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये घटाने वाला है किसकी? उसकी बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ को। किस पर? एनालिन पर। आप यहाँ पर देखो दो चीजें, एक मेरे पास कौन बताओ? अमोनिया है, एक मेरे पास कौन है बताओ? एनालिन है। इसको एक बोलते हैं ना, इसको दो बोलेंगे, ठीक है। एक मेरे पास जो है एनालिन है, उसके पास कौन है? CH3 है, ठीक है ना। और एक मेरे पास में जो है साथियों, अभी सारे इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक मेरे पास जो है वो है कौन बताओ? हाँ, एक मेरे पास में एनालिन है ना, ये ना यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास कौन है? एनालिन है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन है बताओ? NO2 ग्रुप है, ठीक है, हो गया। अब सुनो, ये हमारे पास 4 नंबर हो गया। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? देखो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास कौन है? एरोमेटिक अमाइन है। एरोमेटिक अमाइन में अमोनिया से कम होता है बेसिक, ठीक है। तो सबसे बेसिक कौन होगा बताओ? सबसे ज्यादा बेसिक होगा हमारा NH3, ठीक है। उससे ज्यादा बेसिक, सॉरी इससे कम बेसिक कौन होगा? इससे कम बेसिक आपका होगा ये एनालिन होगा, ठीक है ना। इससे कम कौन होगा बताओ? अच्छा देखो, अब इससे ज्यादा बेसिक ये होगा, इससे कम ये होगा, और इससे कम ये होगा। तो इस पर हमारे पास कौन होगा बताओ? CH3, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या करता है? इसकी एसिडिक इसकी बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है। कौन? CH3 ग्रुप। तो ये तो बेसिक है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेसिक हमारा ये होगा, क्योंकि इस पर कौन है? CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला है ना, तो क्या होगा? ये ज्यादा होगा बेसिक। उससे कम बेसिक कौन होगा बताओ? उससे कम बेसिक तुम्हारा होगा ये NH2 ग्रुप, पहले से ही है, एनालिन, ठीक है ना। सबसे मोर बेसिक ये हो गया, उससे कम बेसिक ये हो गया, उससे कम ये होगा, और सबसे कम इसमें जो होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे और खींच लेगा। तो ये हमारा भाई साहब जो है एनालिन, ये और भी ज्यादा कम क्या हो जाएंगे बताओ? हाँ, और भी कम क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ना एरोमेटिक अमाइन के अंदर आप लोग अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि बहुत इजी है। सबसे मेन जो हमारा होता है साथियों वो यहाँ पे होता है, देखो ना, ये हमारा इधर, ये इधर है ना, एलिफेटिक में अमोनिया। ये पैरा तुम्हें बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग ना ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करना सीख गए होंगे, ठीक है। और अब आप लोग ना बहुत इजीली जो है इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे, अगर आपको मैं पीछे समझाने में सफल हुआ हूं सारे कॉन्सेप्ट। तो अब आप लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में ना इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर तुम्हें कोई भी समस्या प्रॉब्लम आता है तो अपने भाई को याद करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं सभी आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, माता पिता की बातें मानते रहिए। उनके चरणों में ही साक्षात ईश्वर है, तो उनके चरणों में उनकी बातों को मानते हुए कार्यरत रहिए और अपने स्टडी को इनहेंस करिए, मेरे साथ करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।